नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। अब बहुत कम टाइम है, इसी टाइम को यूटिलाइज करना है। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप सबके कमेंट आ रहे थे कि मैम रोजगार विद अंकित चैनल पर जो नवीन सर खाकी सीरीज चला रहे उस खाकी सीरीज का कम टाइम पे रिवीजन करा दीजिए। तो आज से आप सबके खाकी सीरीज का बहुत कम टाइम में रिवीजन होगा, क्योंकि खाकी सीरीज एक आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम उन सारे पॉइंटों को रिवीजन करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। खाकी सीरीज का पूरा रिवीजन करेंगे, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उससे जुड़े सारे एक्स्ट्रा पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो समझिए सारी चीज़ों का आपको बहुत कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में आराम से 25 से 30 नंबर स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको अपनी सिलेक्शन की पीडीएफ में नाम लाना है तो हर हाल में आपको जीके जीएस में 25 से 30 नंबर स्कोर करना ही होगा। अगर जिस तरीके से इससे पहले का पेपर आया तो वैसा आएगा तो आराम से 25 से 30 नंबर स्कोर कर पाएंगे इस सीरीज को देखने के बाद। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो नौजवानी कहाँ। अभी टाइम है, ये 10-15 दिन यूटिलाइज कर लो। एग्जाम हो गया ना, तब चाहोगे कि भी ये सीरीज भी देख लेता, खाकी सीरीज का रिवीजन भी कर लेता, खाकी सीरीज भी देख लेता, ये और सीरीज देख लेता या ये किताब पढ़ लेता। कोई फायदा नहीं होगा, तब एग्जाम हो चुका होगा। जितनी मेहनत कर सकते हो ना अभी कर लो। पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर मिला था? तो देखो, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था आपके गुजरात में। गुजरात आपके कहाँ पर स्थित है? लोथल में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर से आपके अमित शाह जी ने चुनाव लड़ा था। अमित शाह जी कौन है इस टाइम पे? भारत के गृह मंत्री। गृह मंत्री के साथ साथ भारत के सहकारिता मंत्री भी है। अच्छा, इस बार 18वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितने मंत्री बने? 18वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 10 मंत्री बने। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चुनाव लड़ा है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 24 जनवरी 1950 को हमने उत्तर प्रदेश नाम रखा था। पहले नाम क्या था? संयुक्त राज्य। 24 जनवरी को एक दिवस मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस। पहली बार कब मनाया था? तो पहली बार हमने 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया था। 24 जनवरी 2018 को एक योजना लॉन्च की थी, एक जिला एक उत्पाद योजना। क्लियर? तो हम उतने पॉइंट तो डिस्कस करेंगे, उससे जुड़े और एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करेंगे। यह सीरीज समझो सिलेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यूपी जीके की जो सीरीज चल रही है ना, उससे यूपी जीके के सारे पॉइंट का भी रिवीजन हम इसी क्लास में कर लेंगे, तो आपको अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल में। सिंधु सभ्यता में क्या करते थे लोग? पूजा करते थे। पूजा किसकी करते थे? पशुपति नाथ की करते थे और मातृ देवी की। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो उनका समाज था मातृ सत्तात्मक, क्योंकि हर घर से क्या हो रहा था? मातृ देवी की मूर्ति मिल रही थी। सिंधु सभ्यता से ही जो ये स्वास्तिक का चिन्ह है ना, स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो वो सिंधु सभ्यता के लोग पूजा तो कर रहे थे, लेकिन सिंधु सभ्यता में कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे, कांस्य धातु को। इसी के साथ साथ सिंधु सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता है। किसी भी क्षेत्र को नगर कब कहेंगे? जब वहां की 75% से अधिक जनसंख्या औद्योगिक कार्यों में संलग्न होती है, तो उसे हम कौन सी सभ्यता कहते हैं? नगरीय सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर पहले सिंधु नदी के किनारे देखने को मिल रहे थे, इसलिए इसको हमने सिंधु सभ्यता भी कहा था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल क्या थी? जौ और गेहूं इनकी प्रमुख फसल थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने पहली बार कपास उगाया था, इसीलिए कपास को यूरोपवासी क्या बोलते थे? कपास को सिंडन बोलते थे, इसीलिए सिंधु सभ्यता के लोगों को सिंडन वासी भी कहा गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो सिंधु सभ्यता से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंधु सभ्यता का कालक्रम कितना रहता है?
बहुत सही। 2300 लेकर 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का कालक्रम रहता है। सिंधु सभ्यता को हमने कैसे किया? कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का किया। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा हम जो पुरानी चीजें होती है उसका पता लगाते हैं कि भाई कितनी पुरानी थी। तो अगर आपको जीवाश्मों की आयु का पता लगाना है तो जीवाश्मों की आयु का पता कैसे लगाएंगे? कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। कार्बन डेटिंग पद्धति में कौन से कार्बन का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार और सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो देखो, सिंधु सभ्यता उत्तर में मांडा तक फैली थी। मांडा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी के तट पर है? तो चेनाब नदी के तट पर। दक्षिण में दैमाबाद तक जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसी के साथ साथ पूर्व में आलमगीर तक। आलमगीर आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ में और कौन सी नदी के तट पर है? हिंडन। और पश्चिम में एक सुदकादोर दास तक जो कि बलूचिस्तान तक है। तो कई बार पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा क्षेत्र कहाँ पर या किस नदी के तट पर है? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मांडा जम्मू कश्मीर में जो कि चेनाब नदी के तट पर है। दक्षिण में दैमाबाद तक है जो कि महाराष्ट्र में है। पूर्व में आलमगीर तक जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में सुदकागोर जो कि वर्तमान बलूचिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतनी सारी चीजों को? अब ये तो हो गया सिंधु सभ्यता की खोज फिर कैसे हुई। देखो, सिंधु सभ्यता में पहला नगर जो खोजा गया था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1921 में राखलदास बनर्जी ने। इसके साथ साथ हमने अलग अलग नगर खोजी। अलग अलग नगरों से अलग अलग चीजें प्राप्त हुई। देख लेते हैं। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? मांट मोगरी जिला पंजाब के पाकिस्तान में। कहाँ पर? रावी नदी के बाएं तट पर। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं रावी नदी के दाएं तट पर कि रावी नदी के बाएं तट पर। तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा से आपको मिला क्या क्या है? देखो, एक तो हड़प्पा से आपको विशाल स्नानागार मिला है। विशाल अन्नागार, जहाँ पे धान वो रखते थे आपने जो भी अनाज होते थे। देखो, विशाल अन्नागार मिला है, लेकिन पूछेगा सबसे बड़ा विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? तो सबसे बड़ा विशाल अन्नागार आपके मिला है मोहनजोदड़ो से। इसी के साथ साथ यहाँ से R37 करके कब्र मिली है। नेत्र मुद्रा का खंडित धड़ मिला है। इसके साथ साथ आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसे हम उर्वरता की देवी कहते हैं। उर्वरता की देवी। इसी के साथ साथ क्या हुआ? खंडित धड़ मिला है नृत्य मुद्रा का। इसी के साथ साथ कब और विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। इसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है जो कि पाकिस्तान के लरकाना जिला में। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, बृहद स्नानागार और विशाल अन्नागार मिला है। भैया, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, एक डांसिंग गर्ल भी आपको कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा पर विराजमान योगी की मूर्ति मिली है। इसी के साथ साथ इसके 3 मुख थे। जो योगी की मूर्ति मिली है ना मोहनजोदड़ो से, उसके कहते हैं 3 मुख थे। और अच्छा बताइए, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? पशुपतिनाथ की। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता थी कैसी सभ्यता? तो ये आपकी नगरीय सभ्यता थी। लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में। लोथल की खोज 1955 में SR राव ने की थी। लोथल से आपको 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिलते हैं। डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा या बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। मनके बनाने का कारखाना मिलता है। हाथी दांत का पैमाना मिलता है। इसके साथ साथ एक फारस की मोहर भी मिलती है। देखो, यहाँ से जो मोहरें प्राप्त होती है ना, सर्वाधिक मोहरें किसमें? आयताकार फॉर्म में प्राप्त होती है। लेकिन इसके अलावा वर्गाकार और गोलाकार मोहर भी प्राप्त होती है। जो मोहर बनाते थे ना, कैसे बनाते थे? सील खड़ी पत्थर के द्वारा मोहरों का निर्माण करते थे। और यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली है, मूर्तियाँ कैसे मिली हैं? भ्रष्ट मोम पद्धति के द्वारा मूर्तियाँ मिली हैं। अच्छा, इनके यहाँ पे जो बाट बटकरे मिलते थे,
चट पत्थर के बाट बने होते थे, और बाट कैसे होते थे, सोला के गुड़क में होते थे। देखो वो सारी चीजें तो डिस्कस करेंगे जो डिस्कस की गई हैं खाकी सीरीज में, लेकिन उससे जरा सारे पॉइंट और डिस्कस कर लेंगे। जैसे आज हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन आया, तो हड़प्पा सभ्यता से जितने पॉइंट आपके यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे पॉइंट को आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप यूपी पुलिस के अलावा भी किसी एग्जाम के लिए सीरीज देख रहे हैं, तो सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हमने जैसे एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक से जुड़े हुए यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। ऐसे कोई भी टॉपिक आएगा तो सारी चीज़ों को, करंट और स्टैटिक को डिस्कस कर लेंगे। तो समझो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। एक तो कम टाइम में रिविजन हो जाएगा, दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। धौलीवारा आपके कच्छ का रणक्षेत्र गुजरात में मिला था। इसी के साथ साथ धौलीवारा की खोज की थी 90-91 के बाद आर.एस. विष्ट ने, और इसके साथ साथ 67-78 में जे.पी. जोशी ने भी खोज की थी। उन्नत जल व्यवस्था मिली थी, एक शैलकृत जलकुंड मिला था। बहुत सुंदर जलकुंड का साक्ष्य आपके धौलीवारा से मिलता है। इसके साथ साथ 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी ब्राउ स्ट्रोफिडन। हड़प्पा सभ्यता को कैसी सभ्यता कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। आदि ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब क्या होता है? देखो, आदि ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब होता है कि लिपि तो थी, लेकिन इस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए। हड़प्पा सभ्यता के लोग ब्राउ स्ट्रोफिडन लिपि में कुछ लिखते तो थे, लेकिन आज तक हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। पुरातात्विक सभ्यता क्या होती है? जहाँ के साक्ष्य ही नहीं मिले, जैसे पाषाणकर, पूरा पाषाणकर, नव पाषाणकर का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। उत्खनन से जो चीजें मिल रही है ना, उसके आधार पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे रहते होंगे, कैसा जीवन होता होगा। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले, लेकिन आज तक पढ़ नहीं पाए। जैसे आपके अशोक के साक्ष्य भी मिले, उनको पहली बार पढ़ा भी किसने था? जेम्स प्रिंसप ने। कालीबंगा कहाँ पे? कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में पीलीबंगा जिला के अंतर्गत। कालीबंगा की खोज की थी बीबी लाल थापड़ ने 1961 में। इनका साथ दिया था बीके थापड़ ने। कालीबंगा से कच्ची ईंटों के भवन मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, भूकंप आने के साक्ष्य मिले। इसके साथ साथ प्राय सभी घरों में कुएं। इसी के साथ साथ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता था काले रंग की चूड़ियां। ध्यान रखिएगा, कई बार इनके शाब्दिक अर्थ से भी क्वेश्चन पूछता है। कालीबंगा से ही आपको हल्का साक्ष्य मिलता है, लकड़ी के हल्का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी आपकी तांबा। हड़प्पा सभ्यता वालियों ने सर्वाधिक प्रयोग कौन सी धातु का किया है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सर्वाधिक प्रयोग किया है कांसे की धातु का। क्लियर हो क्या? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। भाई, प्राचीन काल में नदियों को अलग अलग नाम से जानते थे। जैसे गोमती को गोमल कहते थे, तो सरस्वती को बिपाशा कहते थे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है। यूपी पुलिस के एग्जाम में वैदिक सभ्यता से एक क्वेश्चन सारी शिफ्ट में पूछा गया है। अगर आपने अभी तक 17-18 की शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस नहीं किया, तो उसके वीडियो चैनल पे पड़े हुए उन्हें जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ यूपी पुलिस के लिए एक रामबाण सीरीज पड़ी हुई है चैनल पे, उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने इन सारी सीरीज को देख के जाएंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी हिस्ट्री थोड़ी सी कम तैयार है, या मेरी पॉलिटी कम से तैयार है, तो आप सबकी एक संपूर्ण रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम बहुत कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं। उसको देखिएगा। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उस पीडीएफ को मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि वेदांग कितने होते हैं। उससे पहले समझते हैं वैदिक काल की नदियों के नाम। जैसे वैदिक काल में झेलम को क्या कहते थे? वैदिक काल में झेलम को कहते थे वितिस्ता। चेनाब को क्या कहते थे? चेनाब को अस्कनी। रावी को क्या कहते थे? परुष्णी। ब्यास को क्या कहते थे? विपाशा। सतलज को क्या कहते थे? सतुत्री। गंडक को सदानीरा। काबुल को कुभा। कुर्रम को कुरमु। गोमती को गोमल। घग्गर को द्रसती। स्वाद को स्वास्ति। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुभा नदी का नाम एक बार पेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। वैदिक काल की प्रमुख नदियों के नाम तो पता हो गए। अब हम वैदिक काल से जुड़े इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए वैदिक काल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की जानकारी का स्रोत होता है आपका ऋग्वेद। देखो वेदों की रचना किसने की थी? वेदों का संकलन किया था महर्षि वेद व्यास ने। लेकिन कहते हैं वेदों की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं किया, इसीलिए वेदों को किसी और नाम से जानते हैं क्या? हाँ जी, वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं, वेदों को हम अपौरुषेय भी कहते हैं, वेदों को हम संहिता भी कहते हैं। श्रुति का मतलब वेदों को पहले बहुत टाइम तक सिर्फ सुना गया। संहिता का मतलब फिर बाद में वेदों को संकलन किया गया। वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की, इसीलिए हम वेदों को अपौरुषेय भी कहते हैं। वेद कितने हैं? तो वेद आपके 4 हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग आपके 6 हैं। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद आपके 108 हैं। इसके साथ साथ पुराण कितने हैं? पुराण 18 है। इनसे क्वेश्चन पूछता है। हर वेद से जुड़ा हुआ एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है। इसी के साथ साथ 4 आपके उपवेद भी हैं। तो वेदांग कितने? वेदांग आपके 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, 6 आपके वेदांग हैं। इसी के साथ साथ वेद कितने हैं? वेद आपके 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को नवीनतम वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद आपका वेद त्रय में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका नवीनतम वेद है। वेद त्रय में शामिल वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के पुरोहित को बोलते हैं होत्रा। सामवेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? उद्गाता। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? यजुर्वेद के पुरोहित को बोलते हैं अथर्वयु। इसी के साथ साथ आपके अथर्ववेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। इनसे क्वेश्चन पूछता है। आपके 17 तारीख के शिफ्ट में वैदिक संस्कार में जो 16 संस्कार होते हैं उनसे क्वेश्चन आया था। जो भी क्वेश्चन अगर आया है 17-18 की जो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जो पेपर लीक हो गया था, तो मैंने हर एक पॉइंट को शामिल किया है। कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। बस आपको क्या करना है, इन 10 दिनों में मेहनत करनी है। वीडियो थोड़े लंबे होंगे क्योंकि सारी चीज़ों को रिवीजन कराना है। बस आप वीडियो को देख लीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन द्वारा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि आपके फीडबैक से पता चलता है कि आगे वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना। देखो हमारे शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नीन का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कितने रत्नीन का वर्णन किया गया है? तो 12 रत्नीन का, ये ध्यान रखिएगा। एक तो ग्रामणी जो ग्राम का प्रमुख होता है, इसके साथ साथ संग्रहिता जो कर को एकत्रित करता था, युवराज, पट्टमैसी, पुरोहित, सेनानी, सूत, अक्षवाप, छता, पालागल और गविगुत, इन सब का भी वर्णन किया गया है। रत्नीन क्या होते थे? रत्नीन अधिकारी होते थे। उस टाइम के जो अधिकारी होते थे, जैसे कबीला का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। इसी के साथ साथ अलग अलग नाम थे। तो बस आपको ध्यान किसका रखना है? संग्रहिता का। संग्रहिता क्या करता था? कर का एकत्र करता था। अच्छा, सीता क्या होती थी? सीता वो भूमि होती थी जिस पर कृषि की जाती थी। क्लियर? 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। तो 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहले कौन सा संस्कार होता था? सबसे पहले गर्भाधान। जैसे बच्चा गर्भ में आता है, उसके बाद बच्चे का जब विकास होता है तो उसे हम बोलते हैं पुष्पवन संस्कार। इसके बाद सीमांतोन्नयन का संस्कार, फिर जात कर्म का संस्कार होता है। उसके बाद आपका नामकरण का संस्कार होता है। नामकरण के बाद आपका निष्क्रमण, फिर अन्नप्राशन का संस्कार होता है। उसके बाद चूराकर्म का, फिर कर्ण वेद का कान छेदन का संस्कार। इसके बाद विद्यारंभ का संस्कार होता है। इसके बाद उपनयन। उपनयन का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप जाना। वेदारंभ, फिर वेदों की शिक्षा प्रारंभ होती है। केशांत, केशों का अंत हो जाता है, मतलब उसका मुंडन हो जाता है। समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में पुनः घर वापस आता है। अब यहाँ से आके क्या करेगा? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। समावर्तन संस्कार के बाद ही उसका क्या होता है? शिक्षा समाप्त हो गई, अब वो विवाह करेगा। विवाह के बाद क्या होता है? उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद अंत्येष्टि। तो अंत्येष्टि, विद्यारंभ, इन संस्कारों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार है। अच्छा, इसी प्रकार हमारे 16 महाजनपद का भी उल्लेख किया गया है क्या? किस बौद्ध ग्रंथ में? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है, जिसे हम षोडश जनपद के नाम से जानते हैं। देखो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी आपको बोरिंग लग रही हो, या कुछ चीज़ें आपको तैयार नहीं होंगी, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे याद नहीं हो रहा है, या फिर आपको तैयार होंगी तो, लेकिन आपको फिर भी देखना है। अगर नहीं तैयार है तो 2 से 3 बार देखिए।
अगर आपको चीज़ें तैयार है फिर भी एक बार देख लीजिएगा तो शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि देखो एग्जाम में सिलेक्शन के लिए कॉन्फिडेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे टिक करना है, क्वेश्चन को कम टाइम में टिक करना है। एक बात और समझना, देखो सिलेक्शन मात्र 60,000 बच्चों को होगा, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपका नाम 60,000 की पीडीएफ में आए कि नॉर्मल पीडीएफ में आए। अगर आपको अपना नाम 60,000 की पीडीएफ में लाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर आप उस चैनल से पढ़ रहे हो या आपने उसका बैच लिया है या आपने उस ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे पढ़ रहे हैं, तो बस आप अलग क्या कर रहे हो, आप अलग कितनी मेहनत कर रहे हो, यही आपको आपकी 60,000 की पीडीएफ में नाम लेकर जाएगा। और एक बात और समझो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो 90% बच्चों की हिंदी स्ट्रांग है। अगर आपको लग रहा है कि आप रीजनिंग में 50+ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 90% बच्चे कर कर आएंगे। मैथ का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, जिसकी मैथ कम अच्छी भी ना वो भी आराम से 7-8 क्वेश्चन तो कर लेगा। जो मेरिट को डिसाइड करेगा ना जीके जीएस, जिसने 20 से 25+ क्वेश्चन कर लिए ना तो आराम से पीडीएफ में नाम ले आएगा सिलेक्टेड पीडीएफ में। अगर जीके गड़बड़ हो गई ना तो फिर बहुत दिक्कत होगी, तो इसलिए अभी मेहनत कर लो। अगर आपने इस सीरीज को देख लिया, इसके साथ साथ जो संपूर्ण रिवीजन सीरीज आ रही, आराम से आप 20 से 25 नंबर को स्कोर कर पाएंगे। तो देखो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। देखो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम मंडल है। ऋग्वेद में कितने हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल है, इसके साथ साथ 1028 सूक्तों का वर्णन है और इसी के साथ साथ क्या है 10,500 ऋचाओं का भी वर्णन है। ऋचाओं को हम क्या बोलते हैं, मंत्र भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं किस मंडल में किसका वर्णन है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने। 7वें मंडल में दशरथ युद्ध का वर्णन है जो 10 जनों के मत में हुआ था। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, इसीलिए 9वें मंडल को सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। 10वें मंडल में 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखो वैदिक काल में जो 4 वर्ण थे, ये वर्णों का निर्धारण कैसे होता था, काम के आधार पर। अगर आप युद्ध लड़ रहे, रक्षा कर रहे हो तो आप क्षत्रिय, अगर आप पढ़ाई करा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो तो आप ब्राह्मण, अगर आप नीचे का काम कर रहे हो तो आप शूद्र हो गए, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो वैश्य हो गए। वैदिक काल में काम के आधार पर वर्णों का निर्धारण होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गया, जाति के आधार पर निर्धारण होने लगा। और जो दूसरे लेके 7वां मंडल होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, वंश मंडल या प्राचीनतम मंडल, क्योंकि पहला और 10वें मंडल को हमने क्या किया था, बाद में जोड़ा था। तो नवीनतम मंडल कौन सा है, 10वां मंडल आपका नवीनतम मंडल है। ऋग्वेद को हमने लिखा किस भाषा में, ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में लिखा है और लिपि कौन सी है, तो ऋग्वेद की लिपि है ब्राह्मी लिपि। अच्छा, जैसे अभी आजकल हम तो हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अच्छा, वेद कितने हैं, वेद आपके 4 हैं। वेद कितने हैं, वेद आपके 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब वेदों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लें। वेदों का संकलन किसने किया था, महर्षि कृष्ण विद्योपायन वेद व्यास ने, क्योंकि वेदों की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है, इसलिए वेदों की रचना किसी ने नहीं की, वेदों का संकलन किया गया महर्षि वेदव्यास के द्वारा। इसीलिए हम वेद को श्रुति, संहिता और पौरुषेय भी कहते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है, 2 से लेकर 7 तक के मंडल को प्राचीनतम मंडल या वंश मंडल के नाम से जानते हैं। कौन सा वेद है जो वेद त्रय में शामिल नहीं है, अथर्ववेद आपकी वेद त्रय में शामिल नहीं है। तो वेद त्रय में कौन कौन से शामिल है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आपके वेद त्रय में शामिल हैं। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है। वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, विशुद्ध संस्कृत इनकी भाषा थी, जबकि लिपि कौन सी थी, इनकी लिपि थी आपकी ब्राह्मी। अच्छा, इसी के साथ एक बोगजोई अभिलेख है। बोगजोई अभिलेख में कुछ वैदिक देवताओं को उल्लेख मिलता है, तो किसका किसका मिलता है, इंद्र का, वरुण का, मित्र, नास्ति। देखो इंद्र वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। वरुण आपके वायु के देवता थे। इसी के साथ साथ पूषण आपके पशुओं के देवता थे। अग्नि को क्या बोलते हैं, मनुष्य और देवताओं के मध्य मध्यस्थता कराने वाला देवता।
आज भी अगर हम जैसे क्या करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि अग्नि क्या करती थी कि मनुष्य और देवताओं के मध्य मध्यस्थता कराती थी। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 ऋचाओं का या सूक्तों का वर्णन मिलता है, जबकि अग्नि के लिए कितना मिलता है? अग्नि के लिए 200 सूक्तों का वर्णन मिलता है। अच्छा, ऋग्वेद के कुछ मंडल की रचना किसने की थी? हो सकता है कि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा टफ कर दे तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। बस अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। बस आप बोलो कि मैम इस बार वर्दी मेरा जुनून है। अगर सच में आप तैयार हो ना तो बस कमेंट सेक्शन में लिख देना वर्दी मेरा जुनून है रेड हार्ट के साथ। तो मैं पूरी चीज़ें, कोई भी चीज़ आपकी करंट या यूपीजी की कुछ नहीं छोड़ूंगी। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचना किसने किया था? ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचना की थी मनुचंदा ने की थी और गौतम ने। द्वितीय मंडल की गृहस्थ मध्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल, तीसरे मंडल की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। चतुर्मंडल की रचना किया था आपके वामदेव ने। चतुर्मंडल कृषि से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है। पंचम मंडल की रचना की थी अत्रि ने। षष्ठम मंडल की रचना की थी भारद्वाज ने। सप्तम मंडल की रचना किसने की थी? सप्त मंडल की रचना की थी वशिष्ठ ने। और सप्त मंडल में दशरथ युद्ध का वर्णन किया गया है। अष्टम मंडल की रचना किसने किया था? आठवें मंडल की रचना की थी कर्ण व आंगिस ने। नौवें मंडल की रचना की थी ऋषिगण ने। और नौवें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। इसी के साथ से 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। इसकी रचना की थी विमदा, इंद्र, सची व अन्य ने की थी। अच्छा, कुछ वैदिक साहित्य है, जैसे कि हमारे वेद कितने हैं? वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब क्या हुआ, वेदों को समझने के लिए हमने क्या किया? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे थे। आरण्यक क्या होते थे? आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों की ही प्रसिद्ध थे। लेकिन आरण्यक की रचना कहाँ पे होती है? वनों में, क्योंकि अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है वन। उपनिषद 108 है और ये क्या होते हैं? अरण्य के विशिष्ट भाग है जो भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। अब जैसे कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा ज्वालो उपनिषद का में किसका वर्णन है, इसी के साथ साथ आपके पूछेगा कुंठो उपनिषद में किसका वर्णन है, सबसे बड़ा उपनिषद क्या होता है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आप सारी चीज़ों को पढ़ते जाइए। अगर कोई पॉइंट में आज छोड़ भी रही होंगी तो उसको मैं अगली क्लास में शामिल कर लूँगी। बस आपको क्या करना है? भरोसा रखना है और मेहनत करनी है कि जितना आज की वीडियो में देखो इसको याद होना चाहिए। वेद कितने थे? तो वेद आपके 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नवीनतम वेद कौन सा है? नवीनतम वेद है आपका अथर्ववेद। देखो, ऋग्वेद का उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। जबकि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद। अथर्ववेद को हम क्या बोलते हैं? शिल्पवेद। अब इससे जुड़े हर एक पुरोहित था। ऋग्वेद का कौन था? होत्रा। यजुर्वेद का अथर्ववेद। सामवेद का उद्गाता। ब्राह्मण वेद का ब्रह्मा। ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्तियों का वर्णन किया गया है। सामवेद में गीतों का संकलन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र रोग निवारण उपाय का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में क्या गया? यज्ञ संबंधी विधि विधान का, यज्ञ की वेदी कैसे बनेगी, इन सब चीजों का वर्णन है। तो क्वेश्चन पूछ सकते कि भाई ज्यामितीय आकृतियों का वर्णन किसमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया था। सामवेद के जनकों ने भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। अथर्ववेद आपका नवीनतम वेद है। इसमें तंत्र मंत्र सब चीजों का वर्णन किया गया है। वेद कितने हैं? वेद आपके 4 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है और पुराण कितने? 18 है। नाचिकेतो आख्यान का वर्णन किसमें किया गया? कंठोपनिषद में किया गया है। तमसो में ज्योतिर्गमय ओम शब्द का वर्णन किसमें है? तमसो में ज्योतिर्मय और ओम शब्द का वर्णन किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। सत्यम और ज्योति का वर्णन किसमें? मुंडकोपनिषद में। बृहदारण्यक आपका सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद क्या है? मुंडक। क्यों?
मुंडकोप नहीं है, मुंडे क्यों नहीं उपस्थित जो है आपका सबसे छोटा उपनिषद है। तो अभी देखो इतना ही हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी का अभी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, इसका पार्ट 2 आ जाएगा, हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या होगा, वीडियो अपलोडिंग में दिक्कत होगी, तो इसको हम 2 से 3 पार्ट में अपलोड कर देंगे। पूरी चीज़ें जितना भी खौकी सीरीज की पहले वीडियो में किया गया, हम सारी चीज़ों को एक ही में रिवाइज करेंगे। अभी इसके 10 मिनट बाद आपको उसका पार्ट 2 मिल जाएगा, उसके बाद आपको पार्ट 3 मिल जाएगा। बस आप सारी चीज़ों को पढ़ते जाइए। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिए। और सबसे जरूरी चीज़, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपका फीडबैक आता है तो उसके आगे की वीडियो आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगे, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने के लिए बहुत टाइम लगा। पहले तो उस खाकी सीरीज के सारे पॉइंट दिए गए, फिर उनको पीडीएफ बनाएगा, फिर उससे जुड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने देखा कि पुलिस एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, उन सबको किया। ये मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इस सीरीज के सारे पॉइंटों को तैयार कर लिया तो आराम से आप 25 नंबर स्कोर कर पाएंगे। पेपर का लेवल टफ आएगा चाहे इजी आएगा, आप 20 से 25 नंबर आराम से स्कोर कर पाएंगे। और इसके साथ आगे के एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। ये 10 दिन जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, ताकि कल आपको कोई रिग्रेट ना रहे। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिए। जल्दी मिलते हैं। और अपना वर्दी मेरा जुनून है, अगर सच में जुनून है तो कमेंट सेक्शन द्वारा लिखिएगा।